दोस्तों इस लेक्चर में हम डिस्कशन करेंगे अबाउट दी एग्रीकल्चर सिस्टम इन इंडिया, यानी कि भारत में कृषि की क्या प्रणाली है और भारत में कृषि का जो क्षेत्र है वो किस तरह से काम करता है। और इस पर आधारित जो भी प्रश्न है वो भी हम साथ ही साथ देखते चलेंगे। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमारा प्यारा देश भारत एक कृषि प्रधान देश है, यानी कि हमारे यहां मेजॉरिटी में जो पॉपुलेशन है वो कृषि पर आश्रित है, यानी कि एग्रीकल्चर सिस्टम पर ही डिपेंड है। ओके, तो बात करते हैं भारत में कृषि के क्षेत्र में लगभग कितने प्रतिशत जो आबादी है वो डिपेंडेंट है। तो आप यहां पर देख सकते हैं इन इंडिया अराउंड 70% ऑफ द पॉपुलेशन अर्न्स इट्स लिवलीहुड फ्रॉम एग्रीकल्चर, यानी कि एक डेटा के अनुसार, एक आंकड़े के अनुसार लगभग भारत की 70% जो जनसंख्या है वो कृषि पर निर्भर है और अपनी जो जीवन या यूं कहें कि जीविकोपार्जन जो अपनी करती है वो कृषि पर ही करती है, उन्हीं से उनका गुजारा होता है। साथ ही साथ इट इज एन इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल फॉर मैनी एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री, यानी भारत में जितने भी इंडस्ट्रीज हैं जो कि एग्रो बेस्ड हैं, यानी कि कृषि पर आधारित है, जहां पर कच्चे माल की आवश्यकता होती है, कच्चे पदार्थ की आवश्यकता होती है, कच्ची सामग्री की आवश्यकता होती है फाइनल प्रोडक्ट को बनाने के लिए, वो भी कहीं ना कहीं एग्रीकल्चर पर डिपेंड है। लेस चिप्स की बात कर लें, बिस्किट्स की बात कर लें, तो ये कुछ ऐसी इंडस्ट्रीज हैं जिन्हें कच्चे माल के तौर पर, रॉ मटेरियल के तौर पर कृषि पर निर्भर रहना पड़ता है। तो बहुत सारी भारत में भी ऐसी इंडस्ट्रीज हैं जो कि कृषि पर डिपेंड है, और कृषि का जो क्षेत्र है अगर डाउन होता है या इसमें कुछ गिरावट आती है तो कहीं ना कहीं भारत की अर्थव्यवस्था का एक बड़ा एरिया और बड़ी इंडस्ट्री इससे प्रभावित होती है। बात करेंगे कृषि के बारे में और इनके प्रकारों के बारे में, कितने प्रकार की कृषि होती है या कितने प्रकार का जो एग्रीकल्चर सिस्टम होता है वो भारत में पाया जाता है। आप यहां पर देख सकते हैं भारत में अलग अलग तरह की कृषि सिस्टम है, जैसे कि सब्सटेंस फार्मिंग, कॉमर्शियल फार्मिंग, इंटेंसिव फार्मिंग, एक्सटेंसिव फार्मिंग, प्लांटेशन फार्मिंग एंड मिक्स फार्मिंग। अब एक एक करके इन सभी फार्मिंग के बारे में देखेंगे, इन सभी फार्मिंग सिस्टम के बारे में देखेंगे, जहां से आपके एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। बात करेंगे कृषि के पहले प्रकार से, यानी कि सब्सटेंस फार्मिंग। अब सब्सटेंस फार्मिंग क्या होती है, इंग्लिश बात की जाए, हिंदी में इसे कहते हैं निर्वाह कृषि। निर्वाह का मतलब होता है जीवन यापन, यानी जीवन जीने के लिए, जीवन यापन के लिए, जीवन का निर्वाह करने के लिए जो भी हम चीजें करते हैं ये कुछ उससे जुड़ा हुआ है। यानी कि एक ऐसी कृषि, एक ऐसा एग्रीकल्चर सिस्टम जो जीवन जीने के लिए किया जाता है, जीवन में निर्वाह के लिए किया जाता है, जीवन यापन के लिए किया जाता है, उसे हम सब्सटेंस फार्मिंग कहते हैं। मेजॉरिटी ऑफ फार्मर्स इन इंडिया प्रैक्टिस सब्सटेंस फार्मिंग, यानी भारत में अगर बड़ी संख्या में किसानों की बात की जाए, कृषकों की बात की जाए, तो हमारे देश का एक बड़ा तबका, हमारे देश के किसान वर्ग की बात करें तो एक बड़ा किसान वर्ग केवल कौन सी कृषि करता है, वो करता है सब्सटेंस फार्मिंग, यानी कि निर्वाह कृषि। दिस मीन्स फार्मिंग फॉर ऑन कंजम्पशन। लास्ट लाइन में आप यहां पर देख सकते हैं एक ऐसी कृषि, एक ऐसा कृषि सिस्टम, एक ऐसा एग्रीकल्चर सिस्टम जो खुद के उपभोग के लिए किया जाता है, यानी कि इस कृषि सिस्टम से जो भी चीजें उगाई जाएंगी उनका जो उपयोग है और उनका उपभोग है वो स्वयं किसान या उनका परिवार करेगा। दूसरे शब्दों में जैसा कि मैंने आपको बताया वो हमारे सामने है। इन अदर वर्ड्स, the entire production is largely consumed by the farmers and their family and they do not have any surplus to sell in the market। यानी कि इस कृषि के माध्यम से जो भी फसल उगाई जाती है, जो भी अनाज उगाया जाता है, उस अनाज का उपयोग और उपभोग किसान और किसान का परिवार करता है, और ना के बराबर वहां पर अनाज बचता है सरप्लस में, अधिशेष में, जिसे मार्केट में बेचा जा सके। यानी कि किसान का परिवार सब्सटेंस फार्मिंग के माध्यम से जो भी अनाज उगाता है, जो भी प्रोडक्शन करता है, उसका उपयोग और उपभोग वो खुद ही कर लेता है, खुद के खाने में उसका इस्तेमाल कर लेता है, ना के बराबर जो अनाज है वो बाजार में बेचा जाता है। तो आप समझ गए होंगे कि यहां पर किसान खुद के जीवन निर्वाह के लिए अनाज उगाता है और उसका प्रयोग करता है, उपभोग करता है। तो ये कौन सी कृषि सिस्टम हो जाएगा, ये हो जाएगा सब्सटेंस फार्मिंग। साथ ही साथ अगर इस सिस्टम की बात करें, सब्सटेंस फार्मिंग की बात करें, तो कल्टीवेशन की जो टेक्निक्स हैं आर प्रिमिटिव एंड सिंपल, यानी कि यहां पर कृषि में जो भी किसान इक्विपमेंट्स यूज करता है या जो भी तकनीक यूज करता है कृषि करने के लिए, वो बहुत ही ज्यादा पुरानी है, प्राचीन है और बहुत ही सिंपल है। यानी कि पुराने जमाने में जिस तरह से कृषि होती थी उसी तरह से आज भी वो किसान सब्सटेंस फार्मिंग में इनका प्रयोग करता है, बहुत ही आसान और सरल तरीके से। यानी कि यहां पर जो लेटेस्ट इक्विपमेंट्स है, लाइक ट्रैक्टर का है या दूसरे जो औजार आते हैं या उपकरण आते हैं जो कि कृषि में इस्तेमाल किए जाते हैं, जितनी भी मॉडर्न टेक्निक्स हैं वो यहां पर इस्तेमाल नहीं की जाती। तो पुरानी और प्राचीन टेक्निक्स का इस्तेमाल इनमें से किस फार्मिंग में किया जाता है, तो आपका आंसर हो जाएगा सब्सटेंस फार्मिंग। ठीक है, आगे बढ़ेंगे।
दूसरे शब्दों में भी यहां पर लिखा है कि जैसे कि जो भी टोटल अब्सेंस होता है, देयर इज अ टोटल अब्सेंस ऑफ मॉडर्न इक्विपमेंट्स लाइक ट्रैक्टर्स, फार्म इनपुट्स लाइक केमिकल फर्टिलाइजर एंड पेस्टिसाइड। यानी कि इस कृषि में आपको ट्रैक्टर, जो कि बहुत जरूरी है आज की मॉडर्न एग्रीकल्चर सिस्टम में, फर्टिलाइजर खाद का इस्तेमाल और पेस्टिसाइड कीटनाशकों का इस्तेमाल इस कृषि सिस्टम में ना के बराबर होता है। यानी कि वही पुराने ढर्रे पर यह कृषि चलती है, पुराने सिस्टम, पुरानी विधियों के आधार पर यह कृषि चलती है। जो भी आधुनिक चीजें हैं इस कृषि में इस्तेमाल नहीं की जाती, चाहे वो ट्रैक्टर जैसा लेटेस्ट मशीन हो, चाहे वो कीटनाशकों का छिड़काव हो, और चाहे वो खाद का प्रयोग हो, ये इस कृषि में देखने को नहीं मिलता। इस कृषि में इन तरह की चीजों का अभाव होता है। अब बात करेंगे कॉमर्शियल फार्मिंग की, यानी कि व्यवसायिक कृषि की। ज्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, नाम से समझने का प्रयास कीजिएगा। कॉमर्शियल फार्मिंग, कॉमर्शियल शब्द का अर्थ होता है व्यवसायिक, व्यवसाय यानी बिजनेस, और बिजनेस का एक ही मोटिव होता है सेटिस्फैक्शन के साथ प्रॉफिट कमाना। तो कहीं ना कहीं इस फार्मिंग का जो मोटिव होता है, इस फार्मिंग का जो उद्देश्य होता है, वो भी कहीं ना कहीं व्यवसाय करना है और प्रॉफिट कमाना होता है। तो यहां पर जो भी फसलें उगाई जाएंगी वो प्रॉफिट को देखते हुए, लाभ को देखते हुए उगाई जाएंगी। समझते हैं, commercial farming is just the opposite of subsistence farming. In this farming, most of the produce is sold in the market for earning money. सब्सटेंस फार्मिंग में हमने देखा कि जितना भी उत्पादन होता था फसलों का और अनाज का, वो मुख्यतः खुद के उपभोग के लिए और उपयोग के लिए किसान और किसान का परिवार यूज करता था। लेकिन कमर्शियल फार्मिंग की बात की जाए तो यहां पर जो भी अनाज उगाया जाएगा उस अनाज का प्रयोग सेल्फ कंज्यूमिंग के लिए नहीं बल्कि मार्केट में सेलिंग के लिए होगा। यानी जो भी अनाज उगाया जाएगा उसे मार्केट में बेचा जाएगा और ज्यादा से ज्यादा लाभ कमाने का उद्देश्य उसके पीछे छिपा होगा। तो कॉमर्शियल फार्मिंग का मतलब है कॉमर्शियल एक्टिविटीज के लिए अनाज उगाना, यानी कि व्यवसायिक उद्देश्य के लिए अनाज उगाना और अंत में इसे मार्केट में सेल करना ताकि ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट बनाया जा सके। ओके, in this system farmers use inputs like irrigation, chemical fertilizer, pesticide and high yielding varieties of seeds। यानी यहां पर जिस तरह की चीजें इस्तेमाल की जा रही हैं वो सब्सटेंस फार्मिंग में यूज नहीं की जाती थी। अब देखिए, आपके पास एक जमीन है, एक एग्रीकल्चरल लैंड है, और आप उस अनाज को जो आप उगा रहे हैं इस जमीन पर, आप कोशिश यही करेंगे कि उसको ज्यादा से ज्यादा प्रोड्यूस किया जा सके ताकि मार्केट में ज्यादा से ज्यादा अनाज को बेचा जा सके। यानी कि आप पूरी कोशिश करेंगे कि इस जमीन से जो अनाज की पैदावार हो वो ज्यादा से ज्यादा हो, और ज्यादा से ज्यादा पैदावार करने के लिए आप क्या करेंगे, इरिगेशन की जो फैसिलिटीज हैं, सिंचाई की सुविधाएं हैं, वो और बेहतर करने का प्रयास करेंगे। ट्यूबवेल आप लगा सकते हैं या नहरों के माध्यम से पानी पहुंचाने का प्रयास करेंगे, कहीं और से भी पाइपलाइन से भी पानी लाने का प्रयास करेंगे। यानी इरिगेशन की जो फैसिलिटीज हैं यहां पर बेहतर आपको देखने को मिलेंगी। साथ साथ केमिकल फर्टिलाइजर, रासायनिक खाद का इस्तेमाल किया जाएगा ताकि ज्यादा से ज्यादा अनाज का प्रोडक्शन किया जा सके। पेस्टिसाइड, यानी कि जो भी फसल आपकी उगाई जा रही है उसमें कीट ना लग जाए, कोई रोग ना हो जाए उन पौधों को, अनाज के पौधों को, इसलिए आप कीटनाशक का छिड़काव करेंगे, पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल करेंगे ताकि अधिकतम आप अनाज उगा सके, है ना। और साथ ही साथ हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड्स, जिनकी शुरुआत भारत में ग्रीन रेवोल्यूशन के साथ हुई थी, हरित क्रांति के साथ हुई थी। तो आप HY सीड्स का इस्तेमाल करेंगे, हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स का इस्तेमाल करेंगे, यानी कि उच्च गुणवत्ता के बीज, यानी कि एक बीज से ज्यादा प्रोडक्शन हो सके, उन्हीं को हम हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स कहते हैं। अच्छी किस्म के बीज होते हैं, इन बीजों से जो पौधा पनपता है उसमें रोग आसानी से नहीं लगता, कम से कम पानी वहां पर इस्तेमाल करना होता है और प्रोडक्शन ज्यादा से ज्यादा होता है। तो आप इन सभी चीजों का, इन सभी इनपुट्स का इस्तेमाल करेंगे तो आपकी जो पैदावार हो, अनाज की जो पैदावार हो वो ज्यादा से ज्यादा हो और मार्केट में बेचने पर आपको ज्यादा से ज्यादा वहां पर प्रॉफिट हो, यानी कि लाभ हो। व्यवसाय कृषि की बात करें, सम ऑफ द मेजर कमर्शियल क्रॉप्स ग्रोन इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया आर कॉटन, जूट, सुगर केन एंड ग्राउंडनट एक्सेट्रा। यानी भारत में कमर्शियल क्रॉप्स की अगर बात की जाएगी, व्यवसायिक अनाज की बात की जाएगी, फसलों की बात की जाएगी, तो आपके सामने कुछ एग्जांपल है, जैसे कि कॉटन है, यानी कि जो कपास होता है उसका प्रोडक्शन किया जाता है जिससे आगे चलकर सूती वस्त्रों का निर्माण होता है। जूट का भी अलग अलग प्रयोग होता है, जूट से रस्सियां बनाई जाती हैं और भी कई तरह के यूज होते हैं, चटाई वगैरह, मैट्स वगैरह बनाई जाती हैं। शुगर केन, गन्ने का उत्पादन जो होता है, शुगर केन जो कि उत्तर भारत में सबसे ज्यादा होता है, उत्तर प्रदेश की हम बात करें तो शुगर केन का इस्तेमाल आगे चल के चीनी मिलों के कच्चे माल के तौर पर यूज किया जाता है ताकि आगे चलकर उससे चीनी यानी कि शुगर बनाई जा सके, और ग्राउंडनट भी। तो ये कुछ एग्जाम्पल है हमारे भारत में कॉमर्शियल क्रॉप्स के, यानी कि व्यवसायिक फसलों के।
अगर एक राज्य का उदाहरण लिया जाए तो हरियाणा इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल हो सकता है। हरियाणा के लोग जो कि मेजरली अगर हम बात करें मुख्य तौर पर गेहूं का इस्तेमाल करते हैं आटे के रूप में, लेकिन वहां पर अधिकतम जो उगाया जाता है वो चावल भी उगाया जाता है। यानी कि चावल वहां पर खाने के लिए नहीं बल्कि सेल करने के लिए उगाया जाता है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि हरियाणा में चावल की कृषि मुख्य रूप से व्यवसायिक उद्देश्य से ही की जाती है, क्योंकि इस क्षेत्र के लोग मुख्यतः गेहूं का उपयोग करते हैं खाने के तौर पर। तो कहीं ना कहीं हरियाणा में जो चावल का प्रोडक्शन होता है, चावल का उत्पादन होता है, वो एक तरह से व्यवसायिक फसल का एग्जाम्पल है, कॉमर्शियल क्रॉप का एग्जाम्पल होगा। उम्मीद है ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। बढ़ते हैं आगे अगले प्रकार के फार्मिंग की तरफ। अगले प्रकार की जो हमारी कृषि है वो कौन सी है वो देखेंगे। दोनों अगर फार्मिंग की बात करेंगे और कंपैरिजन अगर करेंगे, तुलना अगर करेंगे, तो टेम्परेट एरियाज जो यूएसए में है यानी कि अमेरिका में है, कनाडा में है, और जो फॉर्मर यूएसएसआर है यानी कि यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक, जिसे हम अब रशिया के नाम से जानते हैं, रूस के नाम से जानते हैं, इंडिया डज नॉट प्रैक्टिस एक्सटेंसिव कल्टीवेशन। यानी कि भारत में एक्सटेंसिव कल्टीवेशन ना के बराबर हमारे यहां मिलता है, लेकिन एक्सटेंसिव कल्टीवेशन की बात करें तो अमेरिका, कनाडा और रूस में इसका इस्तेमाल किया जाता है। इस तरह की पद्धति का इस्तेमाल वर्ल्ड ज्योग्राफी की बात करें तो इन कंट्रीज में देखने को मिलता है, लेकिन भारत में व्यापक कृषि की जो पद्धति है प्रयोग में ना के बराबर है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, इंटेंसिव फार्मिंग की बात करेंगे यानी कि सघन कृषि की बात करेंगे। व्हेन वी यूज लार्ज पैच ऑफ लैंड फॉर कल्टीवेशन देन वी कॉल इट एक्सटेंसिव फार्मिंग। यानी कि जब हम कृषि के लिए एक बड़े भूभाग का इस्तेमाल करते हैं, जमीन के एक बड़े हिस्से का इस्तेमाल करते हैं एग्रीकल्चर के लिए, तब इस तरह के कृषि सिस्टम को हम कहते हैं एक्सटेंसिव फार्मिंग। ठीक है, समझते हैं। इंटेंसिव फार्मिंग की बात करें अगर कंपैरिजन में, तो इंटेंसिव फार्मिंग रिकॉर्ड्स हाई प्रोडक्शन ऑफ पर यूनिट ऑफ लैंड। यानी कि पर यूनिट ऑफ लैंड, प्रति जो जमीन का टुकड़ा होता है ना, एक जमीन का भूभाग होता है ना, वहां से उस पर्टिकुलर टुकड़े से, यूनिट से काफी ज्यादा प्रोडक्शन होता है। लेकिन एक्सटेंसिव फार्मिंग की बात करें तो यहां पर यूनिट की बात की जाए तो यहां पर उसके मुकाबले उतना प्रोडक्शन देखने को नहीं मिलता। लेकिन अगर होल लैंड की बात करेंगे, कंप्लीट अगर भूभाग की बात करेंगे, पूरी जमीन की बात की जाएगी, पूरे एग्रीकल्चरल लैंड की बात की जाएगी, तो यहां पर प्रोडक्शन ज्यादा होता है। तो बात आपको कुछ समझ में आ रही है? यहां पर हम पूरे बड़े एरिया को काउंट करते हैं, जबकि यहां पर इंटेंसिव एग्रीकल्चर सिस्टम में, फार्मिंग सिस्टम में हम जमीन के एक छोटे हिस्से की बात करते हैं। ठीक है, बात हो रही है अगर एग्जाम्पल की बात करें, उदाहरण के तौर पर इंटेंसिव कल्टीवेशन का एक अच्छा एग्जाम्पल है जापान, वेयर अवेलेबिलिटी ऑफ लैंड फॉर कल्टीवेशन इज वेरी लिमिटेड। जापान में जमीन जो कि कृषि के लिए यूज करनी है उसकी काफी कमी है, बहुत ही सीमित मात्रा में एग्रीकल्चरल लैंड है। कहां? जापान में। तो वहां पर इंटेंसिव फार्मिंग करके काफी बेहतर तरीके से वहां पर फसलों का उत्पादन किया जाता है। तो इंटेंसिव कल्टीवेशन या इंटेंसिव फार्मिंग किस पर्टिकुलर कंट्री में काफी बहुतायत में पाई जाती है? तो आंसर जापान हो सकता है। और भारत में भी ये कुछ हिस्सों में जरूर पाई जाती है। जैसे कि बात की जाए भारत के केरल राज्य की, केरल स्टेट की, सिमिलरली काइंड ऑफ द सिचुएशन कैन बी ऑब्जर्व्ड इन द स्टेट ऑफ केरला इन इंडिया। तो भारत के केरल राज्य में भी जहां पर जमीन की कमी है, जमीन की कमी नहीं है, एग्रीकल्चरल लैंड की कमी है, यानी कि कृषि भूमि की कमी है, तो वहां पर इंटेंसिव फार्मिंग की जाती है। आप इसको ऐसे याद रखिएगा कि जिस भी कंट्री में या स्टेट में एग्रीकल्चरल लैंड की कमी होगी या बहुत ही सीमित मात्रा में वहां पर जमीन होगी खेती के लिए, कृषि के लिए, वहां पर इंटेंसिव फार्मिंग का इस्तेमाल किया जाता है ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन करने के लिए। अगर प्लांटेशन फार्मिंग के उदाहरणों की बात करें, एग्जांपल्स की बात करें, तो आपके सामने है जैसे कि टी, कॉफी, रबर, बनाना, स्पाइसी, जितने भी तरह के मसाले होते हैं वो सभी के सभी प्लांटेशन फार्मिंग का हिस्सा होते हैं। बात की जाए कॉफी की या टी की, तो चाय की जो पत्तियां हैं वो हम सभी जानते हैं, भारत के नॉर्थ ईस्ट में बागान होते हैं, चाय के बागान होते हैं। एक बार वहां पर ये प्लांट्स लगा दिए जाते हैं तो कई बार उनका इस्तेमाल किया जाता है। चाय की पत्तियां वहां से निकाली जाती हैं, तोड़ी जाती हैं और उनको प्रोसेस किया जाता है और उससे चाय की पत्ती का निर्माण होता है, पैकेट बनते हैं और मार्केट में सेल होते हैं। तो कहीं ना कहीं यहां पर आप अच्छे से समझ गए होंगे कि जो टी है या कॉफी है, चाहे बनाना हो चाहे रबड़ हो, रबड़ के पौधों से रबड़ निकाली जाती है, फिर उसको यूज किया जाता है, प्रोसेस किया जाता है, जो रबड़ के जो भी प्रोडक्ट्स होते हैं उसमें इस्तेमाल किया जाता है। तो यहां पर एग्रीकल्चरल लैंड में जितनी भी इस तरह की फसलें उगाई जाती हैं उनका एक ही मोटिव रहता है, बाद में मार्केट में सेल करना। इसी वजह से इन्हें प्लांटेशन क्रॉप्स या इन तरह की फसलों को प्लांटेशन क्रॉप और इस तरह के एग्रीकल्चरल सिस्टम को प्लांटेशन फार्मिंग कहा जाता है।
आगे बढ़ेंगे और देखेंगे मिक्स्ड फार्मिंग क्या होती है, यानी कि मिश्रित कृषि। अब देखिए आपके दिमाग में क्वेश्चन तो आ ही गया होगा कि जिस तरह से मिक्स्ड इकोनॉमी थी, जहां पर सोशलिस्ट इकोनॉमी और कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी का मिक्सअप था, हम लोगों ने पहले लेक्चर में डिस्कस किया था, उसी तरह से जो मिक्स्ड फार्मिंग होती है वो भी मिक्सअप होता है दो चीजों का। कैसे? इट इज अ सिचुएशन इन विच बोथ राइजिंग क्रॉप्स एंड रियरिंग एनिमल्स आर कैरीड ऑन सिमुलेटेनियसली, यानी कि एक किसान के द्वारा जब फसलों का उत्पादन किया जाता है, यानी कि एक तरफ एग्रीकल्चर किया जाता है और दूसरी तरफ जानवरों को पाला जाता है, जैसा कि आप इमेज में देख रहे हैं, यानी जानवरों को पशुपालन अगर हम इसको कहें तो वो भी किया जाता है। यानी कि एक तरफ एग्रीकल्चरल लैंड से प्रोडक्शन हो रहा है, अनाज का उत्पादन हो रहा है, और दूसरी तरफ पशुपालन भी हो रहा है, दोनों साथ ही साथ चल रहे हैं। तो इस तरह की फार्मिंग को हम कहते हैं मिक्स्ड फार्मिंग। ठीक है, बात करते हैं फार्मर्स की। इस तरह के फार्मर्स जो कि मिक्स्ड फार्मिंग में लगे होते हैं, वो अगर उन किसानों को अगर हम कंपेयर करें, जैसे कि यहां पर लिखा है फार्मर्स एंगेज्ड इन मिक्स्ड फार्मिंग आर इकोनॉमिकली बेटर देन अदर फार्मर्स। अगर इनकी स्थिति की बात की जाए, आर्थिक स्थिति की बात की जाए, तो जो किसान मिक्स्ड फार्मिंग करते हैं वो दूसरे किसानों से कहीं ना कहीं आर्थिक रूप से ज्यादा मजबूत होते हैं, आर्थिक रूप से ज्यादा समृद्ध होते हैं दूसरे किसानों से। तो हम ये कह सकते हैं कि किसानों को अगर थोड़ा समृद्ध होना है तो एग्रीकल्चर सिस्टम के साथ साथ वो पशुपालन भी कर सकते हैं, कैटल रियरिंग भी कर सकते हैं। इससे उनकी इनकम डबल हो जाती है। एक तरफ तो उनकी इनकम एग्रीकल्चरल लैंड से आती है, कृषि भूमि से आती है, और दूसरी तरफ जो उनकी इनकम है वो पशुपालन से आती है। तो इस तरह के एग्रीकल्चर सिस्टम को, कृषि सिस्टम को, कृषि पद्धति को हम कहते हैं मिक्स्ड फार्मिंग। दोस्तों, आज के इस टॉपिक पे हमने डिस्कशन किया है अबाउट दी टाइप्स ऑफ फार्मिंग, यानी कि फार्मिंग के क्या प्रकार होते हैं उनके बारे में हमने डिटेल डिस्कशन किया। लेकिन इनके क्लासिफिकेशन की बात की जाए, वर्गीकरण की बात की जाए, तो इनका जो वर्गीकरण किया गया है इस लेक्चर में वो फार्मिंग के नेचर और फार्मिंग का जो पर्पस है उसके अनुसार किया गया है। तो कई बार ऐसा भी हो सकता है कि चीजें ओवरलैप कर सकती हैं। जैसे कि एक एग्जांपल आपके सामने है कि बनाना इज अ प्लांटेशन टाइप ऑफ फार्मिंग। अभी हमने प्लांटेशन फार्मिंग के बारे में पढ़ा था, जहां पर उदाहरण के तौर पर मैंने आपको बनाना का एग्जांपल दिया था। लेकिन बनाना को सेल भी किया जाता है मार्केट में, यानी कि इट कैन ऑल्सो बी क्लासिफाइड एज कमर्शियल फार्मिंग। तो क्या बनाना को कमर्शियल फार्मिंग की कैटेगरी में नहीं रखा जा सकता? बिल्कुल रखा जा सकता है, क्योंकि बनाना को जो उगाया जाता है, केलों का जो प्रोडक्शन होता है, उनका उद्देश्य एक ही होता है कि मार्केट में इनको सेल करना और प्रॉफिट कमाना। तो इन्हें हम कमर्शियल क्रॉप की कैटेगरी में भी रख सकते हैं और कमर्शियल फार्मिंग में भी। तो प्लांटेशन जो फार्मिंग होती है उसके कुछ एग्जाम्पल आपको कमर्शियल फार्मिंग से भी मिलते जुलते हुए रखेंगे। तो देखिए चीजें ओवरलैप करती हैं, क्योंकि कई बार प्रोडक्ट जो होता है वो कमर्शियल भी होता है और एक तरह से प्लांटेशन भी होता है, क्योंकि उनके बड़े बड़े प्लांट लगाए जाते हैं, लेकिन जो फल निकल कर आता है, फ्रूट जो निकल कर आता है, प्रोडक्ट जो निकल कर आता है, वो कहीं ना कहीं कमर्शियल फार्मिंग का भी पार्ट हो जाता है। तो कुछ चीजों को ध्यान देने की आवश्यकता है, बाकी बहुत ज्यादा इसके अंदर डिटेल में जाने की आवश्यकता नहीं है। उम्मीद है ये सारी चीजें आपको यहां पर क्लियर हो गई होंगी। मिलेंगे अगली बार एक और लेक्चर के साथ।